हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री इतिहास, जिस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का स्टार्ट होने से पहले जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को छठी से बारहवीं तक का फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हर चैप्टर का बेहतरीन एनालिसिस मिलेगा, जिसमें तीन सब्जेक्ट का हर चैप्टर को कवर किया जाएगा। जैसे आपका हो गया साइंस भी जो आपको मिलेगा छठी से बारहवीं तक का, उसके बाद एसएसटी और फिर तीसरा भूगोल। ठीक है, तो ये साइंस, एसएसटी और भूगोल, ये सारे तीनों सब्जेक्ट्स का हर चैप्टर का आपको वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राज्य का क्या मतलब होता है। तो थोड़ा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि राज्य का मतलब क्या होता है और गणराज्य का मतलब क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं राज्य क्या होता है ना। सबसे बड़ा सवाल होता है कि राज्य आखिर होता क्या है। तो राज्य, जैसा कि सब लोगों को पता है कि राज्य क्या है, बहुत सारे गांव मिल कर के राज्य का निर्माण होता है। यानी राज्य जो है गाँवों का समूह है। ठीक है, क्या है, गाँवों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेज है। इसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ विलेजेज है ना। ऐसे तो राज्य के बहुत सारे अलग अलग परिभाषा दिया जा सकता है और अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा तरीके से समझते हैं कि राज्य क्या होता है। गांवों का समूह होता है जिसमें बहुत से सारे जो होती है एक निश्चित एरियाज़ बना होता है, एक जोग्राफिकल बाउंड्री बनी होती है। ठीक है, और राज्य के लिए जो है 4 बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तभी किसी राज्य का निर्माण होता है। तो बिना 4 तत्व का राज्य का निर्माण होना मुश्किल है, उसे हम राज्य नहीं कह सकते। तो कौन से ऐसे चार तत्व जो हैं जो राज्य का निर्माण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 4 तत्व का चलिए बात कर लेते हैं। वो 4 तत्व कौन कौन हैं जो राज्य का निर्माण करवाते हैं, जिसके होने से राज्य बनता है। तो पहला फैक्टर है, तत्व है, वो है पॉपुलेशन, यानी उस राज्य में क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, एक डिफिनिट ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, यानी भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है सरकार होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी उस राज्य को चलाने के लिए एक सुशासक सरकार होनी चाहिए। और चौथा जो है संप्रभुता होनी चाहिए। चौथा क्या है, संप्रभुता। ठीक है, चौथा जो है संप्रभुता। ये 4 तत्व हैं जिसके मिलने से राज्य का निर्माण होता है। इन चारों तत्व में अगर कोई भी फैक्टर अब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते हैं। किसी को राज्य कहने के लिए क्या है, ये 4 तत्व का होना बहुत ही नेसेसरी है। क्या कि उसमें पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी जनसंख्या होना चाहिए, उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी ही चाहिए। तो ये 4 तत्व होना ज़रूरी है, तब किसी राज्य का निर्माण होता है। अगर चारों में से कोई एक फैक्टर नहीं रहता है तो उसको हम लोग राज्य नहीं कह सकते। तो ये था राज्य के बारे में। आइए अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं गणराज्य के बारे में, है ना। आखिर गणराज्य सब से हम लोग क्या समझते हैं और गणराज्य का मतलब होता क्या है। तो गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य को गणतंत्र भी कहा जा सकता है। क्या बोला जाता है, गणराज्य को गणतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है,
गणतंत्र देख सकते हैं दो शब्द से मिलकर बना, गण प्लस तंत्र। गण का मतलब होता है जन यानी लोग, ठीक है, जन यानी क्या होता है, जन लोग, और तंत्र का मतलब होता है शासक, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं या गणराज्य कहते हैं। तो गणराज्य का अगर कोई परिभाषा पूछे तो गणराज्य का परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं कि शासन का प्रधान कोई वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। गणराज्य क्या होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये जो पद होता है वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, वंशानुगत पद नहीं होता है। तो ये था गणराज्य के बारे में। गणराज्य क्या होता है कि जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है, और ये पद जो होता है वंशानुगत बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो हम लोगों ने समझा राज्य क्या होता है, राज्य होने के लिए कौन कौन से 4 फैक्टर हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा गणराज्य क्या होता है। अब चलिए इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चुनाव का दिन, ठीक है, चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा, ये कौन है, ये शंकरन है ना, उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। जब शंकरन सो के उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो थे वोट डालने जा रहे थे। आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालने जाते होंगे, ठीक उसी तरह शंकरन के नाना भी और नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। और उसके नाना जो है जल्दबाजी में शंकरन को समझाया कि आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आज हम लोग अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शासक किसे कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी हुई व्यक्ति होता है, जो जनप्रतिनिधित्व कहते हैं। शासक का मतलब क्या होता है, जनप्रतिनिधि, जो लोगों द्वारा चुना हुआ अधिकारी होता है, जो लोगों को उसकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, जैसे रोजगार मुहैया कराना और शिक्षा की व्यवस्था कराना, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। तो लोग अपना शासक क्यों चुनते हैं, यही कारण कि जो है उसका शासक जो है, जनप्रतिनिधि जो है, लोगों को जो है, लोगों के बारे में संसाधन को क्या करेगा, मुहैया कराएगा। जैसे बाहरी आक्रमण से राज्य को बचाना, शिक्षा की व्यवस्था लागू कराना, स्वास्थ्य की सुनिश्चित उपलब्ध कराना, ये सारे क्या है, शासकों का काम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ लोग शासक कैसे बने। पहला टॉपिक है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, ठीक है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। और जैसा सभी लोग को पता है कि लगभग 50 साल से जो है वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 50 साल से क्या है, वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, और वोटिंग के माध्यम से जनता जो है, लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव तो जो है 50 साल पहले स्टार्ट हुआ, वोटिंग का जो सिस्टम है वो 50 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो क्या पहले के शासक नहीं हुआ करते थे, पहले भी तो शासक हुआ करता होगा ना, राज्य चलाने के लिए राजा लोग होते थे, तो उन लोग भी तो शासक थे। तो क्या पहले के ज़माने में भी लोगों द्वारा जो है राजा को चुना जाता था वोटिंग सिस्टम से? तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, और कुछ राजा जो थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अब 3000 साल पहले, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 3000 साल पहले राजा का चुनाव कैसे होता होगा। तो 3000 साल पहले जो है राजा का जो चुनाव होता था, उस चुनाव प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर
कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। और जो कुछ बड़े बड़े लोग थे वो बड़े बड़े यज्ञ करके खुद को राजा की गद्दी में बैठ गए, अपने आप को राजा बना लिए बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके, ठीक है। उन्हीं में से अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। और बड़े बड़े जो कुछ लोग थे यज्ञ करके बड़ा बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे और आयोजन करके राजा का पद पे बैठ जाते थे। तो कौन सा यज्ञ करवाते थे? उसी यज्ञ में से एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध। क्या नाम है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। और यज्ञ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पूजा पाठ का काम होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ना। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसका कहने का मतलब है कि अगर घोड़े को जाने दिया जाता था, एक इलाके से दूसरे इलाके अगर स्वतंत्र रूप से जाने दिया जाता था, तो इससे यह मतलब होता था कि जो राजा है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ज़्यादा शक्तिशाली है। और अगर घोड़े को जाने से रोक लिया जाता था, इसका यह मतलब होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है वो दूसरे राजा से क्या है? कमज़ोर है। और उस राजा को, यानी जो घोड़ा रोकता था, घोड़ा रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ क्या करना होता था? युद्ध करना होता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, इनवाइट किया जाता था उन राजाओं को। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और ये जो यज्ञ था अश्वमेध, वो पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। और इसके लिए क्या किया जाता था? उसको गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है, यानी उपहार दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और जो भी अश्वमेध यज्ञ करवाता था जो राजा, उसे बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और जिन जिन राजाओं को उस यज्ञ में दावत मिलता था वो राजा के लिए उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और एक खास तरह का गद्दी में उस राजा को बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगी संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। राजा के ऊपर जो पुरोहित जो होते थे वो पवित्र जल छिड़काव करते थे। विश्व अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और शूद्र लोग को जो थे कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। अब इस बॉक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वर्ण, है ना। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जैसा कि पता है ऋग्वेद जो है
सबसे पुरानी वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है, जिसकी रचना जो है 3500 साल पहले हुई है। 35 साल पहले इसकी रचना हुई है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आपको बताया कि ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है और इसकी रचना जो है 35 साल पहले हो चुकी है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये कौन से सारे वेद का प्रकार है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। और ये सारे जो वेद हैं उसमें किस प्रकार को अनुष्ठान को संपादन करना है, कैसे चलाना है, कौन सी विधि से, कौन से तरीके से उसको चलाना है, इन सारे सामाजिक नियमों के बारे में उस वेद में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे और उस समय जो है समाज में कई समूह लोग रहते थे, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते थे जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, लेबर, श्रमिक लोग भी रहते थे। मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे और कुछ कृषक यानी कुछ किसान लोग और व्यापारी लोग भी क्या थे, धनवान थे, अमीर थे। और दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार उसे बोला जाता है जो पत्थरों पे क्या करते हैं, आकृतियाँ बनाने का काम करता है। श्रमिक, लेबर, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। और ये जो कम्युनिटी के लोग थे जैसे शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, ये लोग क्या थे, ये लोग गरीब थे। ये लोग गरीब थे, गरीब समुदाय से बिलोंग करते थे। पुरोहितों ने लोगों के 4 वर्णों में विभाजित किया और जो पुरोहित लोग थे लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग में बांट दिया, 4 वर्ग में बांट दिया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे ऊपर में देखा ना, ऊपर में लिखा हुआ था टॉपिक 1, तो वर्ण किसे कहते हैं, यानी बंटवारा करना, यानी वर्ण का मतलब होता है विभाजित करना, है ना। क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है विभाजित करना। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में बांट दिया जिसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे और अलग अलग समुदाय के अलग अलग कार्य निश्चित किया गया था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला कौन था, ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। पहला कौन सा बांटा गया, पहला था ब्राह्मण, ठीक है, जिसका काम था वेदों को अध्ययन करना यानी पढ़ना और पढ़ाना और पूजा पाठ करवाना यानी यज्ञ करवाना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और जिस काम के लिए क्या होता था, ब्राह्मण लोग को इस काम के लिए उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का। दूसरा कौन था, दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। जिसे क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे चीज़ को बहुत ही लॉजिकली तरीके से याद रखने का ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर इसे छोटे पॉइंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और जो शासक लोग थे क्षत्रिय, उसका मेन काम था युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। और तीसरे स्थान पर कौन थे, विष या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और क्षत्रिय जो थे और वैश्य थे, ये दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था और अंतिम स्थान कौन था, चौथा था शूद्र लोग का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों को सेवा करना। और बेचारा लोग जो शूद्र हुआ करता था, शूद्र समुदाय से जो लोग थे, इन तीनों का क्या था काम, इन तीनों का सेवा करने का काम था शूद्र लोग का। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का यानी पूजा पाठ करने का कोई भी बेचारा लोग को अधिकार नहीं था, क्योंकि ये निचले तबके के समुदाय से बिलोंग करते थे।
प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है, और औरतों को भी शूद्रों का समान माना गया है। ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, और जो महिला लोग थी और शूद्र लोग थे, जिसका काम, शूद्रों का क्या काम था कि जो ऊपर के 3 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, उसके बाद शासक, उसके बाद वैश्य, ये तीनों को क्या करता था, सेवा करने का काम करता था। कौन करता था? शूद्र करता था। शूद्र जनजाति, शूद्र समुदाय के जो लोग थे वो लोग करते थे। और इन लोगों को वेद करने का अध्ययन, यानी वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये लोग वेदों का जानकारी नहीं ले सकते थे, वेद का अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? वो 4 वर्ग जो थे आपका, पहला वर्ग था ब्राह्मण का, दूसरा था शासकों का, जिसका काम था युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना, और ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाना। तीसरा था वैश्या का या विष का। ठीक है। और चौथा था शूद्रों का। शूद्रों का काम था कि ये तीनों का सेवा करना। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, और पुरोहितों के अनुसार सभी वर्ण का जो निर्धारण होता था वो जन्म के ही आधार पर हो जाता था, कि जो जिस जाति में जन्म होगा वो उसी समुदाय में पहचाना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते थे। ब्राह्मण का जो संतान होता था, बेटा बेटी होते थे, वो ब्राह्मण ही कहलाते थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। और ये जो थे शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, जो कि निचले तबके के लोग आते थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों को छुआछूत माना जाने लगा। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। और जो लोग थे जो शव को दफनाने या जलाने का काम करते थे, तो इन लोगों से संपर्क होने पर लोगों को अपवित्र माना जाता था। जो भी लोग इन लोगों के संपर्क में आता था तो वो लोग, उस व्यक्ति को भी अपवित्र माना जाता था। ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलत तरीका है कि जो शिल्पकार होगा, शिकारी होगा और जो गरीब तबके के लोग होंगे उसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, उसे अछूत माना जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी बिल्कुल ही गलत व्यवस्था थी। ये व्यवस्था सही थी या गलत थी, आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। सही बात है, राइट टू इक्वालिटी है। खैर, संविधान आकर के हम भारतवासियों को राइट टू इक्वालिटी दिया, सब लोगों का बराबर का अधिकार है। अगर अभी भी राइट टू इक्वालिटी नहीं होता तो शायद ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव आज भी भारत में देखने को मिलता। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनपद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जनपद। जनपद क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, और जो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है
जन के बसने की जगह होता है, यानी लोग जहाँ बसते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। जैसे किसी गांव में होता है ना, गांव किसे कहते हैं, जहाँ पे लोगों का समूह रहता है, ठीक है, जहाँ पे लोग बसते हैं, तो जहाँ पे लोग बसते हैं उसी को जनपद कहा जाता है ना। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, और उस मानचित्र में आप देखेंगे जगह जगह पे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे कई बस्तियों की खुदाई की है। जैसे दिल्ली में पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट्स दिया गया, फैक्ट दिया गया है, जिसके बारे में देख लेते हैं। चित्रित धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र ये क्या है? ये जो दिख रहा है आप लोगों को चित्र में, ये है धूसर पात्र। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन, यानी धूसर का बर्तन है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने ही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पतला है और कितना बेहतरीन चिकना बनाया गया इस बर्तन को। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों का भोजन परोसने के लिए किया जाता था। और ये इस तरीके का जो बर्तन था, इस तरीके का जो बर्तन था खास मौके पर खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे खाना खिलाने के लिए। ठीक है, धूसर का जो पात्र था, धूसर का जो बर्तन था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खास मौके पर खास व्यक्ति के लिए उसे खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो वीआईपी लोग होते थे, जो किसी के खास होते थे, ठीक है, उसी को खाना खिलाने के लिए इस तरीके का जो धूसर पात्र था, बर्तन थे, उसका इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो थे, जब उन लोगों ने खुदाई किया तो आसपास में देखा, खुदाई करने के दरमियान उन लोगों को साक्ष मिला कि लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या क्या गया है, इस धूसर पात्र में चित्र बनाया गया है, पिक्चर बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे क्या है, एक अलग अलग तरीके का चित्रकारी की गई है इसमें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जनपद हम लोगों ने पढ़ा, जनपद के बारे में समझा। जनपद क्या होता है? जहाँ पे लोग बसते हैं, जहाँ पे लोग बसना चाहते हैं, बसते हैं, तो लोगों को बसने वाले इलाके को ही क्या कहा जाता है? जनपद कहा जाता है। जहाँ पे लोग बसते हैं उसी को जनपद कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं महाजनपद। अब महाजनपद के बारे में क्या पढ़ लेते हैं? महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद जो थे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इसीलिए इसे महाजनपद का नाम दिया गया। महाजनपद का नाम दिया गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी की भी कई राजधानी में क्या किया जाता था? किलेबंदी की जाते थे। किलेबंदी करने का मतलब होता था कि उस महल किले में ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा के नज़र को रखते हुए, ताकि कोई दुश्मन जो है उस किले के अंदर आक्रमण ना कर सके। इसलिए उस किले में किलेबंदी की जाती थी, यानी ऊंची ऊंची दीवारें जो है लकड़ी ईंटें की खड़ी की जाती थी। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। उसी को क्या कहा जाता है? किलेबंदी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी
अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। क्या करते थे? अपनी शक्ति और प्रदर्शन भी करते थे। बड़ी बड़ी जो है ऊंची दीवारें बनाया करते थे किलों में। क्यों? क्योंकि ताकि दुश्मन शत्रु लोग जो है आक्रमण ना कर सके। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। देखिए एनसीईआरटी का सबसे बड़ा बात क्या है ना कि ये जो है सारी कहानियाँ जो है स्टोरी के रूप में दी गई है। सारी चीज़ें जो है एक स्टोरी के रूप में दिया जाता है एनसीईआरटी बुक्स में। तो यही एनसीईआरटी बुक्स में जो मेन फैक्ट्स होते हैं, पढ़ाने वाले उसी को फैक्ट्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। तो इसमें जो है कहानियों के तौर पे स्टोरी की तरह क्या है सारी चीज़ों को वर्णन किया होता है। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। राजा लोग जो थे सेना रखना स्टार्ट कर दिए थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अब वो सेना राजा लोग जो है सेना अपना रखने लगे सिपाही लोग को, और उसे निश्चित वेतन भी सैलरी भी दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं किले बंदी, इस किले की ऊंची ऊंची दीवारें क्या की गई है, ईंटों से, ईंट की ऊंची ऊंची दीवार जो है खड़ी की गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो दिख रहा है कौन सा दीवार है, कौशाम्बी किले का दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ये जो कहाँ पे मिला है अभी आधुनिक में, यूपी इलाहाबाद में मिला है। ठीक है, तो कौशाम्बी किला कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी में कौन सी जगह, इलाहाबाद। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। देख सकते हैं आप यहाँ पे चित्र में कि ईंटों को जोड़ करके एक ऊंची दीवार बनाई गई है सुरक्षा के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं कर। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कर, टैक्स। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कर। जिसको बोलते हैं टैक्स, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। जैसा कि आप लोग चित्र में देखें कि राजा लोग जो थे विशाल बड़े बड़े किले बनवाने का काम करते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। क्या हुआ कि महाजनपद के राजा लोग जो थे बहुत विशाल बड़े बड़े किला बनवाते थे। तो उसको देख रेख करने के लिए अब सेना भी रखना पड़ने लगा। अब जब सेना रखने लगे तो बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होने लगी, पैसों की आवश्यकता होने लगी। क्योंकि जो सेना लोग रखे थे, सिपाही लोग रखा था राजा लोग, तो राजा जो है सिपाही रखा था तो सिपाहियों को एक निश्चित वेतन देना पड़ता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है राजा लोग को ये बोझ होने लगा। ठीक है, और जो महाजनपद के जो राजा लोग थे वो जो समय समय पर गिफ्ट लाते थे उसी पर निर्भर थे। लेकिन अब बोझ ज़्यादा बढ़ने लगा तो गिफ्ट से तो उपहार से उन लोगों का काम चलने नहीं लगा, काम पूरा होने नहीं लगा। तो अब क्या करने लगे महाजनपद के राजा लोग, कर वसूलना, टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया ताकि पैसा जो है ज़रूरत की चीज़ों को पूरा किया जा सके। उसमें से आप देख सकते हैं टैक्स लगाया जाने लगा। और किन किन चीज़ों पर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन सारी चीज़ों पे क्या है, टैक्स लगना स्टार्ट हो गया राजाओं द्वारा। क्यों, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों पे राजाओं ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल पर भी क्या हो गया, फसल पर भी टैक्स लग गया। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे और ज़्यादातर लोग थे
खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो फसल पे जो उगाते थे फसल पे भी राजाओं ने टैक्स लगा दिया। पराया उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी 6 हिस्सा में क्या होता था, एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था। यानी 1/6 पार्ट जो था टैक्स लगा दिया फसल पे। यानी अगर 6 हो रहा है तो 6 में 5 खुद रखना है, एक हिस्सा जो है राजा को देना है, ठीक है। और खुद 5 क्या करना है, खुद को रखना है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। और जो कारीगर लोग थे उन लोगों पे भी टैक्स लग गया। तो उन लोग जो है अपना लेबर के रूप में टैक्स चुकाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। और जो बुनकर थे, लोहार थे या सुनार था, उन लोगों को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। उस तरीके से एक दिन काम करके क्या है, कारीगर लोग राजा को टैक्स चुकाने लगे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। और जो पशुपालक थे, जो जानवरों को पालते थे, तो उसके उत्पाद यानी जो दूध वगैरह, बकरी या फिर जो भी चीज़ें पशुपालक लोग जो पालते थे, तो उत्पादक जो भी होता था, यानी बछड़ा के तौर पे या फिर दूध के तौर पे, ठीक है, क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों मतलब जो शिकारी लोग थे, तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। और जो शिकारी लोग थे और जो भोजन संग्राहक थे, जो जंगलों से खाने पीने की चीज़ें जो है संग्रह करते थे, जमा करते थे, तो उन लोगों को भी राजा को टैक्स देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, राजा जो है टैक्स इन सब चीज़ों पे लगा दिया। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आए कृषि में, ठीक है। कृषि में क्या क्या बदलाव है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से 2 बड़े परिवर्तन आए? पहला, जो हल के फाल थे अब वो लोहे के बनने लगे। पहले क्या थे, लकड़ी के बनते थे। पहले जो थे लकड़ी के बनते थे, लेकिन अब लकड़ी के ना बन के वो क्या बनने लगे, लोहे का बनने लगा। तो पहला परिवर्तन तो ये दिखा कि जो लोहे का फाल था, हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन की लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब जो है लोहे के फाल से, जिसको हम लोग फार बोलते हैं देहाती में, है ना, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फार बोलते हैं। तो जब लोहे का फाल इस्तेमाल होने लगा तो कठोर ज़मीन भी आसानी से जोता जा सकता था और अधिक फसल में उपज बढ़ गई और जो प्रोडक्शन था फसल का वो बढ़ गया। अब दूसरा क्या था, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। पहला बदलाव तो था कि हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे थे, और दूसरा बदलाव क्या हुआ, धान के पौधे का रोपण स्टार्ट कर दिया। धान का जो पौधा था, धान के पौधे का रोपण स्टार्ट हुआ। धान के पौधे का रोपण शुरू किया गया। रोपण शुरू किया गया, है ना। तो ये 2 बदलाव देखने को मिला। पहला, हल के फाल जो है लोहे के बनने लगे, पहले लकड़ी के बनते थे। और दूसरा, धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने का बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे और धीरे धीरे जो है पैदावार बढ़ गई। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकर करते थे। और ये जो धान रोपाई का जो काम था वो ज़्यादातर दास दासी लोग करते थे। और जो भूमिहीन लोग थे, जिसके पास खेती करने के लिए खुद का ज़मीन नहीं था, वैसे लोग जो है खेती करना, धान का खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो ये देख सकते हैं 2 कृषि में जो परिवर्तन थे, 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का।
सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण। पहला मगध, मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब गंगा और सोन जैसी नदियां जो है मगध होकर गुजरने लगी तो वहाँ जो है यातायात, जल वितरण और ज़मीन का उपजाऊ जो है धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था और जो मगध का जो हिस्सा था, एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। जो मगध था, ठीक है, मगध था, इसका एक हिस्सा जो था जंगल से भरा हुआ था। पहला हिस्सा क्या था, जंगल से, मगध का जंगल से भरा हुआ था, जंगल से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ठीक है, तो मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगल से भरा हुआ था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, मगध में जो था दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जिसका नाम था बिंबिसार तथा अजातशत्रु। ठीक है, मगध के जो दो शक्तिशाली थे शासक थे, मगध के जो दो शक्तिशाली शासक थे कौन कौन थे, बिंबिसार और दूसरा जो था अजातशत्रु। दूसरा क्या था, अजातशत्रु, है ना। तो ये दोनों जो थे मगध के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे और एक ये महत्वपूर्ण और एक शासक थे जिसका नाम था महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर बन गया। पहले क्या था, राजगिरी था उसका नाम, लेकिन अब आधुनिक में राजगीर हो गया। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी और जो मगध की राजधानी जो पहले थी वो थी राजगीर। मगध की जो पहले राजधानी कौन थी, राजगीर, जिसका पुराना नाम क्या था, राजगिरी। अब क्या हो गया, राजगीर कहा जाने लगा। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना, और अभी जो है पटना का नाम पहले क्या था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो मगध की जो राजधानी थी वो पटना को बनाया गया। ठीक है, 2300 साल से पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, ब्यास नदी तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वजी। ठीक है, बात कर लेते हैं वजी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वजी राज्य था। वजी राज्य जो था मगध के निकट ही था, सामने ही था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। जिसकी राजधानी क्या थी, तो वाजी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। और जो वजी था वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो जिसका नाम था गण या संघ। ठीक है, गण या संघ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गण का क्या मतलब था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। कई सदस्यों वाले समूह को कहा जाता है। ठीक है,
जहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे सदस्य रहते हैं, उसी को गण कहा जाता है। और संघ का मतलब होता है, संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, और जो स्त्री लोग थी, दास थे और जो गरीब तबके के लोग थे, वो इस सभा में भाग नहीं ले सकते थे। अब इस बॉक्स में दिया गया है, बात कर लेते हैं बॉक्स के अंदर की चीज़ों को। वजी संघ का यह वर्णन दिघ निकाय से लिया गया है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दिघ क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनके करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वजी संघ। अजातशत्रु वजी संघ का आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वजीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ठीक है, उसको भेजा गया कि पता लगाओ कि जो है वजी सभाएं नियमित रूप से क्या रेगुलर होता है और वहाँ के जो है सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। और अगर ऐसा होता होगा तो वजीवासी के लोग तब तक उन्नति करते रहेंगे, तब तक विकास बढ़ते रहेंगे, तब जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। जैसे कि देखो, कोई भी दुश्मन किसी पर हमला करता है तो सबसे पहले उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर यूनिटी ब्रेक हुआ, अगर किसी संगठन में, किसी समुदाय में अगर यूनिटी एकता अगर ब्रेक हुआ तो उस समुदाय को मारना या गिराना, हराना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि वजीवासी जो लोग हैं तब तक ग्रोथ करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे, तब तक जब तक उन लोग आपसी में यूनिटी बना के रखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावाली संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों का जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का, अन्यंत्र। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोगों के सरकार। गणतंत्र किसे कहते हैं? यानी लोगों का शासक। गणतंत्र में जो होता है लोग खुद मालिक होते हैं। इस व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था और व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत सारे नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं
में काम कर रहे दासों का भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। इस तरीके से ये चैप्टर जो था एंड होता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।